everyone, let's try to understand what is caste census, इसके क्या implications हो सकते हैं and इससे related सारी information जो आपके एग्जाम के लिए important है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है कास्ट सेंसस क्या है। ऑलरेडी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ कि कास्ट सेंसस भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 में सेंट्रल लिस्ट की क्रम संख्या 69 में सेंसस मेंशन है। कास्ट सेंसस का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और जो सेंसस है उसको लीगल बैकिंग मिली हुई है सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत। चलिए शुरू करते हैं। हम समझते हैं कास्ट सेंसस क्या है। बहुत ही आसान भाषा है ये। आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कुछ नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कास्ट सेंसस यानी कास्ट के आधार पर लोगों की कास्ट जान करके और डेटा को कलेक्ट करना। सेंसस यानी जनगणना। जनगणना अब अगली जब भी होगी उसके साथ कास्ट सेंसस भी होगा, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। हाल ही में हमने देखा कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये तय किया है कि कास्ट सेंसस अगले सेंसस के साथ होगा। यानी अगली जो जनगणना होगी, जनगणना में आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाती थी उसके साथ साथ अब आपकी कास्ट की डिटेल भी पूछी जाएगी और कास्ट के बेसिस पे भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। स्टूडेंट्स ये आज की बात नहीं है, ये एकदम से डिसीजन गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। मैंने आपसे पिछले क्लास में पिछले वीडियो में पूछा था कि कौन कौन से राज्यों में ऑलरेडी कास्ट के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जा चुका है या फिर कास्ट सेंसस हो चुका है। तो 3 नाम आप ध्यान रखेंगे, बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना। बिहार सबसे पहले थे, बिहार का राज्य, फिर कर्नाटका और तेलंगाना में भी कास्ट के आधार पर डेटा को कलेक्ट किया गया है। ये कास्ट के आधार पर जब डेटा कलेक्ट किया गया तो उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव भी रहते हैं और उसके अलावा भी कुछ मोटिव रहते हैं। केंद्र सरकार में अभी एनडीए अलायंस है। एनडीए अलायंस की प्रमुख पार्टी है बीजेपी। बीजेपी पार्टी कभी भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं कर रही थी। रादर हम 2021 से ही देख रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन दल कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे थे, बट द पार्टी वाज नॉट एक्सेप्टिंग और अभी एकदम से पार्टी ने इसे एक्सेप्ट किया है। पॉलिटिकल वैज्ञानिक जो है या पॉलिटिकल स्कॉलर्स जो है पॉलिटिकल साइंस के, उनका मानना है कि बिहार में इस साल चुनाव है और शायद बिहार के चुनाव को देखते हुए या फिर जो भारत में पूरे चुनाव को लेकर के अभी कैलकुलेशंस बन रहे हैं उसको देखते हुए ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। बट पॉलिटिक्स असाइड, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके पीछे फैक्ट्स क्या है। कास्ट सेंसस यानी कास्ट के आधार पर डेटा, कास्ट का डेटा कलेक्ट करना। इससे क्या होगा, इससे समाज में जब हमें पता होगा कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस कास्ट के कितने लोग हैं, मतलब अभी तक हमारे सेंसस में एससी और एसटी पॉपुलेशन का डेटा था, अदर बैकवर्ड क्लास का डेटा नहीं था। तो अब कास्ट स्पेसिफिक डेटा होने के बाद सरकार फोकस करके विशेष ग्रुप्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स ला सकती है। सरकार दावा करती है कि अफर्मेटिव एक्शन लेने में ये मदद करेगा डेटा। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ दिस, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेंसस जो कंडक्ट होता है वो होता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा और सेंसस कमिश्नर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। डू रिमेंबर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डायरेक्टली कैन बी अ क्वेश्चन। सेकंड, अगर हम अंग्रेजों के समय की बात करें तो 1881 से लेकर के 1931 तक कास्ट सेंसस हुआ। कास्ट के आधार पर डेटा कलेक्ट किया गया। राइट, 1931 का लेटेस्ट डेटा अभी हमारे पास है कास्ट के आधार पर जो भी कलेक्ट किया गया था। उसके बाद 1941 में भी डेटा तो कलेक्ट किया गया था, कास्ट सेंसस तो हुआ था पर डेटा पब्लिश नहीं किया गया। इसका मतलब हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा जैसे मैंने बताया आपको अवेलेबल है दैट इज ऑफ 1931। राइट, अब जब हम आजाद हुए, हमने आजादी के बाद कास्ट के आधार पर सेंसस करना या कास्ट सेंसस करना हमने चूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि अगर कास्ट सेंसस किया गया तो इससे और ज्यादा समाज में स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ सकता है। नाउ 1951 से लेकर के हम 2011 तक 10 साल की सेंसस हो गए, कास्ट सेंसस नहीं करते हैं, लेकिन 2011 में SECC दैट इज
सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट होता है। व्हाट इज एसईसीसी? लगभग 4900 करोड़ का बजट लगा के डेटा कलेक्ट करेंगे। अब देखिए होता क्या है, 2010 में हमारे जो लॉ मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर वीरप्पा मोइली और तब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री को ये लिखा कि हमें कास्ट के आधार पर कास्ट सेंसस करना चाहिए, कास्ट के आधार पर नहीं, कास्ट सेंसस करना चाहिए। जब डॉक्टर वीरप्पा मोइली ने ये रिकमेंडेशन दिया या ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि हमें कास्ट सेंसस करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जो रिकमेंडेशन था ये फॉरवर्ड किया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर को, जो कि मैंने बताया आपको सेंसस कंडक्ट करते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, बट ऑपोजिशन दल से ये डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी, टाइम एंड अगेन ये डिमांड मजबूत होती जा रही थी एंड एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के तहत एसईसीसी यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट होता है। ठीक है जी, लेकिन ये जो आपका एसईसीसी कंडक्ट होता है इसमें दो तरीके के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, एक हाउसहोल्ड डेटा, एक हाउसहोल्ड डेटा। हाउसहोल्ड डेटा हमें ये बताता है कि किसके पास कितनी बाइसिकल्स हैं, कितनी टीवियां हैं किस घर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम हाउसहोल्ड डेटा लेते हैं, एटलीस्ट इतना पता कर सके कि किस घर में क्या इकोनॉमिक अवस्था है। ठीक है जी, ये डेटा तो पब्लिश कर दिया गया, बट दूसरा डेटा जो कलेक्ट किया गया था वो कास्ट था और वो डेटा अभी तक पब्लिश नहीं किया गया, नॉट पब्लिश येट, नॉट पब्लिश येट। कारण क्या है इसे ना पब्लिश करने का? कारण ये है कि इस डेटा में लोगों ने खुलकर के अपनी कास्ट नहीं बताई, गवर्नमेंट का कहना है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस डेटा में। ये डेटा एक एक्सपर्ट कमेटी पर किया गया है और इस एक्सपर्ट कमेटी के जब वो सॉल्व कर लेंगे इसे तब उसके बाद शायद इसे पब्लिक कर दिया जाए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लगभग 46 लाख कास्ट और सबकास्ट निकल करके हमारे सामने आती है एसईसीसी के तहत। भारत में कितने कास्ट और सबकास्ट डिवीजन है? लगभग 46 लाख कास्ट और सबकास्ट निकल करके आती है। और सरकार का तब भी कहना यह था कि सेंसस जो कंडक्ट करते हैं वो आपको पता होगा कि स्कूल टीचर्स करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स में भी, तो उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो किस तरीके का सवाल पूछेंगे लोगों से और उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, उस बेसिस पे ये रिस्पॉन्स में कौन सा कॉलम टिक करेंगे या क्या डेटा हो सकता है। नाउ ये जो कास्ट सेंसस का डेटा कलेक्ट हुआ इसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग कहें या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी कहें, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और हमने देखा कि लगभग 46 लाख निकल करके हमारे सामने कास्ट और सबकास्ट ग्रुप आते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि 2011 के बाद क्या हुआ। 2011 के बाद अगला सेंसस होने वाला था 2021 में, लेकिन 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सेंसस नहीं हुआ और तब से लेकर के अभी तक वो सेंसस पोस्टपोन हो रहा है। बट अब जब भी अगला सेंसस होगा, कुछ विद्वान कहते हैं कि अगला सेंसस अब सीधे जाकर के 2031 में होगा, कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट अभी ही कंडक्ट करा लेगी। तो जब भी अगला सेंसस होगा तब हम देखेंगे उसके साथ कास्ट सेंसस भी होगा, कास्ट के आधार पर भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा। बात करते हैं कि इस डिसीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो पॉजिटिव इंप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो आपको पता है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ज्यादा क्लैशेस चल रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था और फिर उसके बाद इंदिरा साहनी केस में हमारे सामने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकल करके आया। तो अब जब भी आप देखोगे रिजर्वेशंस की हम बात करते हैं तो ओबीसी एनसीएल दैट इज ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होता है, यानी वो लोग जो सक्षम है क्रीमी लेयर में है उनको रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट किया गया और जो सक्षम नहीं है, सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया एंड देन दे कैन एक क्राइटेरिया सेट हुआ है देन दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है वो ये है कि सरकार एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जो भी बना रही है किसी स्पेशल कास्ट के ग्रुप के लिए, किसी स्पेशल समुदाय के लोगों के लिए, समुदाय एज इन कि सोशली बैकवर्ड कास्ट जो है उनके लिए, एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए, तो वहां पे हमारे पास स्पेसिफिक एक टारगेट होगा कि इतने लोग इस जाति के हैं या इतने लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अफर्मेटिव एक्शन वेलफेयर स्कीम्स में हमारे पास डेटा होगा, एक ये पॉजिटिव इंप्लीकेशन इसका हो सकता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि कास्ट सेंसस यहाँ पर बहुत सारे और भी
बेनिफिट्स लेकर के आएगा, क्योंकि ये बिहार में ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है एंड बिहार गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसका हम कहेंगे कि रेफरेंस देकर के गवर्नमेंट कहती है कि उन पॉलिसीज का लाभ पहले सही तरीके से हर वर्ग या हर समुदाय के लोगों को नहीं मिल पा रहा था, हर जाति के लोगों को नहीं मिल पा रहा था, और अब वो मिल पा रहा है। कंसिडरिंग दैट इसको पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। बात करें हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो क्रिटिसाइजर्स क्या कहते हैं? क्रिटिसाइजर्स कहते हैं कि कास्ट सेंसस का मतलब हुआ कि वापस से हम जो इतने समय से भारतीय समाज से कास्टिज्म, जातिवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, वापस हम इसको रीइंफोर्स कर रहे थे। क्रिटिसाइजर्स का मानना है कि इसका एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि लोगों की जातियां खुल करके, जो पहले इतनी शायद क्लियरली नहीं पता थी या कंफ्यूजन थे, खुल करके सबके सामने आएंगे एंड इससे क्लैशेस या फिर सामाजिक डिसहार्मनी बढ़ सकती है। नॉट ओनली दिस, हमारे देश में जैसे कि पहले कंफ्यूजन था 46 लाख कास्ट सबकास्ट निकल करके आई, हमारे देश में हजारों कास्ट सबकास्ट थे या फिर लाखों भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में एक क्लियर डेफिनेशन अभी हमारे पास नहीं है, सरकार को इसके लिए पर्सनल्स को ट्रेनिंग करना पड़ेगा और उस हिसाब से भी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, तभी इस डेटा के कलेक्शन के बाद वो पब्लिश होगा और उसका जो पर्पस है वो हम कह सकते हैं कि हमने उसका पर्पस भी किया। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस वाले जानते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डीलिमिटेशन कमीशन अंडर आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीलिमिटेशन कमीशन जो कि आर्टिकल 52 के तहत आपकी कॉन्स्टिट्यूट होती है, इस डीलिमिटेशन कमीशन का काम है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करना। अब पॉलिटिकल मोटिव अगर हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर 1971 में 2026 तक 1971 के सेंसस को ही रिलीज किया गया था। 1971 में कहा गया कि 2026 तक जो डिलिमिटेशन है वो 1971 के सेंसस के आधार पर ही होगा, और फिर 2026 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन करेगी और वो किस आधार पे होगा? जो लेटेस्ट सेंसस हुआ होगा उसके आधार पर। अब अगर हमारा ये सेंसस जब कंडक्ट होगा, इट मींस मे बी ये एक्सटेंड हो जाए अमेंडमेंट के बाद, इट मींस कि वो डीलिमिटेशन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करने का प्रयास है उसको जरूर प्रभावित करेगा। डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी इस आधार पर जरूर हो सकता है, या फिर विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि एक्ट हो चुका है, जिसके तहत विमेन को पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने वाला है, उस पर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। विल सी आगे आने वाले समय में क्या होता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कुछ कमीशंस और उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नंबर 1, सबसे पहले बैकवर्ड क्लासेस कमीशन होती है 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की। काका कालेकर की अध्यक्षता में, और इसीलिए इसे काका कालेकर कमीशन भी कहा गया। हालांकि इस कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं। उसके बाद दूसरी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनती है 1979 में बिंदेश्वर प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता में, वीपी सिंह जी की, सॉरी मोरारजी देसाई जी की सरकार की, मोरारजी देसाई जी की सरकार की, और इसकी रिपोर्ट आती है 1980 में। लेकिन हमने ये देखा कि मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी जी की सरकार आई और इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाद में 1990 में इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की। 1990 में मंडल कमीशन की मच टॉक अबाउट, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करती है वीपी सिंह जी की सरकार। पूरे देश में हमने देखा था कि बड़ा विरोध हुआ, कुछ लोगों ने प्रशंसा की, कुछ ने विद्रोह किया। फाइनली इसी को चैलेंज करते हुए होता है इंदिरा साहनी केस 1992, जिसे हम मंडल केस भी कहते हैं। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन 27% जो था उसे अपहेल्ड किया, लेकिन यहाँ पे ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि क्रीमी लेयर्स को आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट। नेक्स्ट 2005 में मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए सच्चर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित होती है। एंड देन जस्टिस रोहिणी कमीशन 2017 में गठित होती है, जिसने ओबीसी जो कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसके सब कैटेगराइजेशन की बात करी।
उसके सब कैटेगराइजेशन की बात करी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव। होमवर्क क्वेश्चन लेते जाइए। पहली बार सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, वो आपको मुझे बताना है। उसके साथ साथ मुझे बताना है कि अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन है राइट नाउ एट प्रेजेंट। जो अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उनका जो कार्यकाल है वो सरकार ने 2026 तक एक्सटेंड किया था, चर्चा में भी थे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। Thank you so much. Stay tuned for more such lectures.